सलामस्तून आदाब। नूरी एकेडमी के ज़ेर इंसराम जारी मिशन यूजीसी नेट में आप सभी का खैर मकदम किया जाता है। इससे कबल बाज़ाब्ता तौर पर आज का हमारा ये सेशन शुरू हो, आपसे मुल्तमिस हो हमारी ऑडियो वीडियो क्वालिटी के हवाले से हमें मुत्तला फरमाए ताकि बाज़ाब्ता तौर पर आज की क्लास का आगाज़ हो सके। जारी मिशन चैट सेक्शन में देख रहा हूँ काफ़ी अहबाब ने सलाम कहा है। आप सभी को वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर मकदम है आपका नए बैच में बिहम्दी ताला। कल हमारा इफ्तिताई सेशन हुआ जिसे आप सभी अहबाब ने काफ़ी मोहब्बतों से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह ताला, और आज से बाज़ाब्ता तौर पर हमारी पहली क्लास का आगाज़ हुआ चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया बर वक्त ज्वाइन होने के लिए। जैसा कि आप तमाम अहबाब जानते ही है कि आज की हमारी ये पहली क्लास है। क्लास का सबसे पहला उसूल, आपको क्या पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है वो किस तरह से पढ़ना है, मटेरियल क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, पढ़ाई का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप इन 6 महीनों में अपने निसाब को मुकम्मल करेंगे, इसका मुकम्मल खाका इंशाअल्लाह तबारक ताला आज हम देखने की कोशिश करेंगे। उमूमी तौर पर उर्दू के हवाले से ये दिक्कत हमें देखने को मिलती है कि एक यूनिट पर अगर मैं कुछ किताबों के नाम आपके सामने पेश करूं तो हर शहर, हर इलाके, हर कस्बे या हर मकाम पर वो किताब दस्तयाब नहीं होती है। ऐसे में एक यूनिट पर मैं एक से ज़ायद किताबों के नाम आपको बताऊंगा। आपके इलाके में जो भी आसानी के साथ किताब दस्तयाब हो जाए, आप उसे ख़रीद कर मुताला कर सकते हैं। अगर किताबें आपको नहीं मिलती है, आखिर में मैं आपको उसका समाधान भी बताऊंगा और किस तरीके से हम आपको मटेरियल फराहम करने वाले हैं उसके हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करने की मैं कोशिश करूंगा। तो आज हमने सबसे पहले समझना है कि यूजीसी नेट जीआरएफ का उर्दू मजमून का जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, वो सिलेबस कितना बड़ा है, कितना वास्ट है, कितनी किताबों की ज़रूरत उसमें आएंगी, कौन कौन सी किताबें पढ़ना ज़रूरी है। मेरे कुछ सजेशन रहेंगे जिस पर अमल करके यकीनन इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको फ़ायदा ही होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 जानते ही है आप, तारीख़ ज़ुबान उर्दू। अगर हर बैच का तजर्बा मैं आपके सामने शेयर करूं तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9, या और निचोड़ पेश करूं तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 7, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें तकलीफ़ दरपेश आती है। लेकिन इसको समझाने के लिए, इसको बताने के लिए हम जो तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं, इसको समझाने के लिए जो मेथड, जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं, उस टेक्निक को देखने के बाद इंशाअल्लाह तबारक ताला ये यूनिट आपको आसान मालूम होने लगेंगी। यही सूरत हाल यूनिट नंबर 7, 8 और 9 में भी होने वाली है। इनके अलावा जो दिगर यूनिट है उसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत आसान है, वो यूनिट भी मुश्किल है, वो यूनिट भी पढ़ने के काबिल है, बल्कि उसमें भी आपको मेहनत करना होगी, तब कहीं जाकर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये तारीख़ी एतबार से यूनिट है, तारीख़ी एतबार से, यानी अगर मैं सिर्फ़ उर्दू ज़ुबान की तारीख़ के हवाले से गुफ्तगू करूँ तो प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान ने आर्याओं का ज़माना वो मुख्तस किया है। वो ज़माना है 1500 क़ब्ल मसीह। तवज्जो चाहूँगा, 1500 क़ब्ल मसीह। अभी चल रहा है ये हो गया 1500 क़ब्ल मसीह,
और ये अभी का सन है जनवरी 2025, 5253 यानी 3525। हम जिस उर्दू ज़ुबान को पढ़ने वाले हैं इसकी तारीख कुछ छोटी मोटी तारीख नहीं है, ये तारीख 3525 सालों पर मुश्तमिल है। आर्य आए, हिंदुस्तान में आए, कोष्टम ग्रुप, कनेटम ग्रुप, ओस्था का निज़ाम, फारसी, संस्कृत, ये सारी ज़ुबानें हैं। फिर उस संस्कृत ज़ुबान, उसका शुद्धिकरण, उसको उसके कवायद को निखारा गया, संवारा गया। पतंजलि की महाभाष्य, अशिष्ट अध्याय, ये जो किताबें हैं, अशिष्ट अध्याय हो, महाभाष्य हो, ये ज़ुबान को निखारने, संवारने और सजाने के लिए लिखी गई। नतीजा अवाम से दूर होती चली गई। जब ज़ुबान अवाम से दूर हुई तो लोगों ने प्राकृत का सहारा लिया। प्राकृति, नेचर की ज़ुबान, फितरत की ज़ुबान। लेकिन प्राकृतों में भी उसूल, ज़ाब्ते, कायदे, कवानीन बनना शुरू हो गए। अगर कायदे कवानीन फॉलो करना ही था प्राकृत में, तो संस्कृत ज़ुबान कौन सी बुरी ज़ुबान थी। शुद्धिकरण के चक्कर में वो ज़ुबान लोगों से दूर हुई और वही चीज़ें अब प्राकृत में आना शुरू हो गई। तो जब प्राकृत में भी वही उसूल और ज़ाब्ते देखने को मिले तो लोगों ने फिर राह फरार इख्तियार की, और जब राह फरार इख्तियार की तो वो पहुंचे अपभ्रंश की तरफ। बिगड़ी हुई शक्ल, बिगड़ी हुई भाषा, अपभ्रंश की तरफ पहुंचे। जब अपभ्रंश की तरफ पहुंचे तो अपभ्रंश में फिर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। प्राकृत से ही निकली हुई अपभ्रंशें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, वहीं पर आपको खड़ी बोली भी नज़र आ जाएंगी। तो इस तरीके से बतदरीज, क्योंकि मुख्तलिफ अदवार में बांट दिया गया है। ये जो मैंने 1500 कब्ल मसीह का तज़किरा किया, अब ये 1500 कब्ल मसीह माइनस में 1499, 1498, 1497, इतना तो मैं मान कर चल रहा हूँ कि कब्ल मसीह में क्या फ़र्क है और सन ईस्वी में क्या फ़र्क है, ये आपको समझता होगा, क्योंकि आप यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हो। और ना भी समझता हो आप कमेंट कीजिएगा, हम बैठे ही आपकी समझ को बेहतर बनाने के लिए। तो ये 1500 कब्ल मसीह का जो दौर है वो इतना आसान नहीं है, इसे मुख्तलिफ अदवार में तकसीम कर दिया गया है। कदीम हिंद आर्य दौर, वस्ती हिंद आर्य दौर, जदीद हिंद आर्य दौर, और जदीद हिंद आर्य दौर शुरू होता है 1000 सन ईस्वी से ताहाल। ताहाल का मतलब होता है 2025, यानी जदीद हिंद आर्य दौर अभी भी जारी है। तो इस तरीके से तारीख़ ज़ुबान उर्दू सिर्फ हमें दबिस्तान दिल्ली से पढ़ना शुरू नहीं करना है, या सिर्फ हमें इमाम बख्श नासिक के ज़रिए से जब इस्लाही तहरीक शुरू की गई थी तब से पढ़ना शुरू नहीं करना है। हमें तो वो पूरा दौर देखना है कि संस्कृत ज़ुबान जब अपने उन्फ़ान शबाब पर थी, फिर क्या वो असबाब मुहर्रिकात थे कि उसका ज़वाल हुआ। और इसी के साथ में मैं चाहूँगा कि सिर्फ लेक्चर के साथ में मैं कुछ वीडियोस भी आपको रिकमेंड करूंगा। जैसे संस्कृत ज़ुबान पर तकरीबन मेरे 6 लेक्चर आ चुके हैं, बहुत डीप में रेफरेंस बुक की मदद से हमने उसको समझाया तकरीबन 2 साल पहले या 3-4 साल पहले। वहाँ पर उन वीडियोस को आप देखकर समझ सकते हैं कि संस्कृत ज़ुबान किस तरीके से ज़वाल पजीर होती है, और उस ज़वाल की वजह से फिर हमें यहाँ पर प्राकृत और अपभ्रंश देखने को मिलती है, और फिर खड़ी बोली के बतन से उर्दू ज़ुबान की पैदाइश होती है। तो वही सब कुछ पढ़ना है आपको। सबसे पहले क्या पढ़ना है, आप देखेंगे हिंद आर्य की मुख्तसर तारीख, फिर वहाँ पर सब आ जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, महाभाष्य, अशिष्ट अध्याय, दुनियावी मंजिल, टेक्सली मंजिल, महाभारत, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हिंद आर्य की मुख्तसर तारीख में देखने को मिल जाएंगी। अब जब शुद्धिकरण का मामला दरपेश हुआ, बतदरीज आप देखेंगे, नक्शे की मदद से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ज़मानी फासला बढ़ते जाता है, ज़ुबान के मियार में कमी वाक़ई होती जाती है। तो यहाँ पर फिर लोग रुख करते हैं प्राकृत का, और प्राकृत से फिर अपभ्रंश का। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको निसाब में रखी गई है, खड़ी बोली के औसाफ, क्योंकि उर्दू की पैदाइश कहाँ से हुई, खड़ी बोली से हुई। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि वो कौन सा इलाका है जहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती थी। खड़ी बोली कहते किसे है, खड़ी बोली के औसाफ क्या है। अब खड़ी बोली है, अब यहाँ से एक नज़रिया निकल कर आ रहा है कि खड़ी बोली से उर्दू की पैदाइश हुई, जबकि
माहिरीन लिसानियात ने अलग अलग नज़रियात पेश किए हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर एक नज़रिया पेश कर रहा हूँ कि खड़ी बोली से उर्दू की पैदाइश हुई, जबकि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये नज़रिया है कि ब्रिज भाषा से उर्दू की पैदाइश हुई। जबकि दो तरह की ज़ुबानें यहाँ पर आपको आगे मैं पढ़ाऊँगा, एक है आ का लहजा रखने वाली ज़ुबान और दूसरी है ऊ का लहजा रखने वाली ज़ुबान। और उर्दू ज़ुबान जो है वो आ का लहजा रखने वाली है और ब्रिज भाषा जो है ऊ का लहजा रखने वाली है। फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद जैसा ज़हीन, वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद जिसके बाप को, जिनके वालिद को अंग्रेज़ों ने सूली पर चढ़ा दिया था, वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद जिसे तलाश किया जा रहा था तख्ते-ए-दार पर लिटाने के लिए, लेकिन वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने सर पर दीवाने ज़ौक़ को लेकर दौड़ता है। आज हमारे सामने जो दीवाने ज़ौक़ मौजूद है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कुर्बानी की वजह से है, क्योंकि मोहम्मद बाकिर को मौत के घाट उतार दिया गया और मोहम्मद हुसैन आज़ाद को भी तलाश किया जा रहा था। ऐसे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपने उस्ताद मोहतरम ज़ौक़ के दीवान को महफूज रखा, अपनी जान को बचाया और अपनी इल्मियत का लोहा फिर इस तरीके से मनवाया कि जो अंग्रेज़ जिस मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दर पे थे, उसी मोहम्मद हुसैन आज़ाद को अंग्रेज़ों ने बाद में शमसुल उलमा का खिताब अता फरमाया। वो आज़ाद जो आलम दीवानगी में भी किताबें लिखते हैं तो परिंदों की ज़ुबानों पर एक ज़ख़ीम किताब को तरतीब देते हैं। कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आब हयात आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने तमाम तर चीज़ों को बयान किया है। सुखनदान फ़ारस आप उठाकर देख लीजिए, और भी बहुत सारी किताबें हैं यके बाद दिख रहे। जब मोहम्मद हुसैन आज़ाद को बहसत नक़ाद हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या वजह रही होंगी कि इतना बड़ा कलमकार ये कहने पर मजबूर हो गया, या वो कौन सी दलील होंगी जो ये बताता है कि उर्दू जो है खड़ी बोली से नहीं बल्कि ब्रिज भाषा से पैदा हुई है। तो अब मुख्तलिफ नज़रियात देखने को मिल जाएंगे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का अलग नज़रिया है, महमूद शेरानी का अलग नज़रिया। महमूद शेरानी ने कहा कि पंजाब में पैदा हुई, जबकि नसीरुद्दीन हाशमी का कहना है कि दक्कन में पैदा हुई। अब ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि एक ऑफिस में सब के सब जमा हो गए और मसूद हुसैन खान अलग नज़रिया पेश कर रहे हैं, सैयद सुलेमान नदवी जो है अपनी राग अलाप रहे हैं, ये शौकत सब्ज़वारी अपनी बात मनवाना चाहते हैं। अगर महमूद शेरानी ये कहते हैं कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई तो 250-300 पेज दलीलों पर मुश्तमिल किताब लिखकर हमारे सामने पेश कर देते हैं। उस किताब का नाम ही है पंजाब में उर्दू। अगर नसीरुद्दीन हाशमी दक्कन में उर्दू का नज़रिया पेश करते हैं तो 500-700 सफ़ात पर मुश्तमिल दलाइल बराहीन हमारे सामने पेश करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उर्दू की पैदाइश दक्कन में हुई है। सैयद सुलेमान नदवी ने यूं ही नहीं कह दिया कि उर्दू का हेवला वादी सिंध में बना है, बल्कि फिर वो तमाम तारीख लेकर आते हैं कि किस तरीके से इब्न कासिम सिंध की सरजमीन पर आते हैं। सिंध की सरजमीन पर अल्लाफी बरादरान यहाँ पर मुकीम थे, वो तमाम अहवाल कवायफ सब कुछ बताए जाते हैं। यूं ही शेरानी ने नहीं कह दिया, बल्कि उन्होंने पूरा पस मंज़र खींचा है। मोहम्मद गौरी है, महमूद गजनवी है ना, वो पूरा वो सबकतगीन का दौर है, दौरे गुलामान है, वो सब के सब बताते हैं। और पंजाब में वो जो फौज मुकीम हुई थी वो 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं हुई थी, 2 सदियों तक मुकीम थी। और जब वो दिल्ली की तरफ जाती है तो फौज जाएंगी, तने तनहा तो नहीं जाएंगी, सिर्फ जिस्म के तौर पर तो नहीं जाएंगी, उनके साथ उनकी ज़ुबान होंगी, उनकी तहजीब, उनकी सकाफ़त, उनके मरासिम, उनकी रसूमात। इस तरीके से नज़रिया पेश किया है। और पंजाबी ज़ुबान के जो कवायद है, अरबी ज़ुबान के जो कवायद है, वो हमें उर्दू में भी देखने को मिलते हैं। तो वो सारी की सारी जो है ये सारी तफसीलात यहाँ पर हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। फिर उर्दू का नज़रिया देख लिया, अब उर्दू का ज़माना देखेंगे। उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर, कितने हुरूफ ताजी है, उर्दू ज़ुबान किस लफ्ज़ से निकला है, उर्दू के माना क्या होते हैं, हुरूफ सकीला क्या है, हुरूफ मोजिम क्या है, हुरूफ मनक़ुता किसे कहते हैं, हुरूफ गैर मनक़ुता किसे कहते हैं। ये तमाम तर चीज़ें साख्त में आती है, साख्त, बनावट, हैयत, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ये असल है और इन लफ्ज़ों को सुनकर आप जो लिखेंगे वो नक़ल है, लेकिन नक़ल के लिए अलामात ज़रूरी है।
और अलामात मुतय्यन की गई है। जब हम सौतियात पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सौत आवाज, हम जो भी आवाज निकालने की कोशिश कर रहे हैं उस आवाज को, उस आवाज में इम्तियाज पैदा करके उसके लिए एक मखसूस अलामत बताई गई है। उन्हीं अलामतों को कहा जाता है हुरूफ तहज्जी। हर्फ से हरूफ बनते हैं, हरूफ से लफ्ज, लफ्ज से अल्फाज। अब इसमें दो तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि हुरूफ का मजमुआ तो है, लेकिन हर हुरूफ का मजमुआ कलमा नहीं कहलाता है। हुरूफ का बामानी मजमुआ ये कहलाता है कलमा, और हुरूफ का बेमानी मजमुआ ये कहलाता है मोहमल। एक को कहा जाता है कलमा, दूसरे को कहा जाता है मोहमल। जैसे कलास वलास, शरबत वरबत, चाय वाय, है ना। अब कलास ये भी हर्फ का मजमुआ है, वलास ये भी हुरूफ है, शरबत ये भी हुरूफ है या मजमुआ है, और वरबत ये भी हुरूफ है, मजमुआ है। लेकिन एक बामानी है और एक बेमानी है। तो जो बामाना है बामाना कहलाएगा कलमा, और जो बेमानी है वो कहलाएगा मोहमल। इस तरीके से जो मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट्स हैं वो इस यूनिट में बिलखुसूस महसूस करेंगे कि हमने अपने आप को काफ़ी अपग्रेड किया है। और जाहिर सी बात है हम अपने स्टूडेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं, उनके फीडबैक से, उनके एक्सपीरियंस से, उनके तासुरात से, उनके तजर्बात से, उनके मुशाहिदात से, उनके तफक्कुरात से हम अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो इस यूनिट में तकरीबन 2-2.5 महीने से हम काम कर रहे थे, और अब जाकर कुछ हद तक 5 to 10% हमें सुकून मिला है कि इसको हम और भी ज़्यादा अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। मज़ीद अब भी 90% वर्क करना बाकी है, क्योंकि ये यूनिट आसान नहीं है। जो स्टूडेंट्स कल हमारे लाइव सेशन में थे वो जान सकते हैं कि एक एक लफ्ज़ के ऊपर जो माहिरीन होते हैं वो किस तरह की गुफ्तगू करते हैं। तो उर्दू साख्त की बुनियादी अनासर तफसील के साथ देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियत। अब दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियत किस एतबार से? सबरस के एतबार से। पहली उर्दू अदब की तमसीली दास्तान, मुल्ला वजी तख्लीक़कार है, सब कुछ उसमें देखा जाएगा बाद के निसाब में जब हम दास्तान को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देखा जाएगा कि दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियत किस एतबार से? सबरस, कुतुब मुश्तरी, कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी, सिराज औरंगाबादी। कल का सेशन अगर आपने देखा होगा, मानियात, माहबाद जदीदियत, 1980 के बाद गोपीचंद नारंग, ज्ञानचंद जैन, इन अहबाब ने काम किया है। लेकिन उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि वली ने भी मानियात पर काम किया। शब्द और अर्थ, लफ्ज़ और मानी, जो हम मशरिकी तसव्वुर तनकीद में जो नुक्ते नज़र पढ़ते हैं वो यहाँ पर वली के यहाँ पर भी हमें नज़र आता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, किताब का नाम है शेर ता शेरियात, उसका मुताला आप कर सकते हैं। उसके बाद उर्दू की अहम बोलियाँ, इस पर भी हम नज़रसानी करने की कोशिश करेंगे कि उर्दू क्या है, उर्दू की अहम बोलियाँ कौन कौन सी है। और फिर यहाँ से एक अहम पार्ट शुरू हो जाता है जिसका जानना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन मेहनत करने से जान सकते हैं। उर्दू सौतियात, फोनीमियात। उर्दू सौतियात, सौता, आवाज़, आवाज़ का मुताला, आवाज़ की स्टडी करना। जैसे मैं जो कुछ बोल रहा हूँ या जो कुछ आप सुन रहे हैं, ये मेरा बोलना क्या है। अगर मैं साइंस की ज़ुबान में कहूँ तो मेरे लंग्स से, मेरे फेफड़ों से हवा का इखराज हो रहा है, हवा निकल रही है। अब ये हवा का जो इखराज हो रहा है, हम आज़ाए तकल्लुम के ज़रिए से उस हवा के बहाव को मुख्तलिफ शेप देने की कोशिश करते हैं, और उस शेप के ज़रिए से हमारे हल्क से या आज़ाए तकल्लुम के ज़रिए से अलग अलग किस्म की आवाज़ें पैदा होती है। उन आवाज़ों को हमने हुरूफ का नाम दिया है, और उन्हें हुरूफ तहज्जी के ज़रिए से, अलामात के ज़रिए से हम ज़ाहिर करते हैं। आवाज़ हवा के अलावा और कुछ नहीं है। हम जो अपने फेफड़ों से खारिज करते हवा, जैसे हुरूफ हल्की हमज़ा हव गैन हव गैन खा, एक जगह से अदा हो रहे हैं, लेकिन उसकी जो तरतीब है, कुछ ऊपर के हल्के से अदा हो रहा है, कुछ दरमियानी हल्के से, कुछ नीचे के हल्के से। मतलब हम उसे सही तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। कभी लबों को मिला दिया जाएगा, कभी ज़ुबान की नोक ऊपरी दांतों से लगाई जाएंगी, है ना। तो किस तरीके से आज़ाए तकल्लुम का मुताला हम आगे करेंगे कि किस तरीके से किस हर्फ को अदा किया जाता है। तो हर्फ की अदायगी ये क्या है? आवाज़, आवाज़
मतलब सौतियात। तो सौतियात का इल्म, यहां पर चीजों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। फोनिमियात, फोनिम एक इकाई, छोटी सी इकाई, आवाज की इकाई। अब इकाई क्या है? अगर मैं मैथ्स की जुबानी समझाऊं तो अलिफ ये सबसे छोटी इकाई है, 9 ये सबसे बड़ी इकाई है, 1 से नीचे कोई छोटी इकाई नहीं, 9 से ऊपर कोई इकाई नहीं। इसी तरह 10 सबसे छोटी दहाई है, 99 सबसे बड़ी दहाई है, 10 से नीचे कोई दहाई नहीं, 99 से ऊपर कोई दहाई नहीं। तो इस तरीके से यहां पर भी, अरे बाबा पहले समझ तो लीजिए तो अम्बरीन, और डरना चाहिए आपको। आप कह रहे ना कि सर आप मुश्किल बोलकर डरा रहे हैं, तो आपको डरना चाहिए, खौफ महसूस होना चाहिए। किस पहलू से? डर रहेगा तो पढ़ाई करोगे, किताबों का मुताला करोगे, और जो YouTube में आप देख देख कर आ जाते हो ना 5 मिनट में 5 टिप्स एंड ट्रिक्स JRF हासिल करने का मेथड, जिसको हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स एक एक घंटे में हजारों लाखों व्यूज फराहम कर देते हैं, कोई ट्रिक वगैरह काम नहीं आने वाली। सक्सेस का सिर्फ एक ही मंत्र है, डायरी पेन रोजाना लेकर बैठा करें, उस डायरी पर पहले पन्ने पर यह लिख लीजिए, हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। इसके अलावा सक्सेस का कोई दूसरा मंत्र नहीं है। हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी, सख्त मेहनत मुस्तकिल मिजाजी के साथ तभी मिलेंगी आपको कामयाबी। वो स्टूडेंट्स जो एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद जागते हैं और फिर हार्ड वर्क करते हैं, वो भी नाकाम रहेंगे। वो स्टूडेंट्स जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ तो पढ़ रहे हैं लेकिन सख्त मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो भी नाकाम रहेंगे। कामयाबी उसी का मुकद्दर बनेगी जो रोज आना पड़ रहा है और सख्त मेहनत के साथ पढ़ रहा है। क्योंकि ये 10 यूनिट आपको जो अभी लग रही है, ये 10 यूनिट जो बिखरे हुए मोती है, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ये बिखरे हुए मोती पढ़ाई के बाद एक हार की मानिंद आपको नजर आने लग जाएंगे। और ये जो आप पढ़ रहे हैं, कोई नई बात नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, या कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं आपको ये 11-12 में पढ़ाया गया है, आपको ये ग्रेजुएशन में यानी कि बीए में पढ़ाया गया है, आपको ये पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी कि पीजी में पढ़ाया गया है। हाँ, ये और बात है कि हो सकता है आपके यहाँ पर पढ़ाया नहीं गया होगा, हो सकता है आपने रेगुलर में कॉलेज अटेंड नहीं की होंगी, हो सकता है आपने डिस्टेंस मोड में पढ़ाई की होंगी, हो सकता है आपने 2 साल 5 साल पहले पढ़ाई तर्क कर दी, दोबारा से आप इस इम्तिहान के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। जितना ज़्यादा गैप होगा उतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। जो 3 साल बीए में 2 साल एमए में आपने ज़ाय किए हैं, उन 5 सालों की मेहनत को 5 महीनों में रिकवर करना होगा। और रिकवरी का एक ही ज़ाब्ता है, मेहनत मेहनत मेहनत। तो यही मंत्र है। और डर लग रहा है तो लगना चाहिए, क्योंकि हिरन को महफूज रखता है शेर के पंजे से उसका डर और उसका खौफ। उसकी जिंदगी बचती है उस डर की बुनियाद पर, और आपका JRF निकलेगा इसी डर की बुनियाद पर कि मुझे पढ़ना है। जब आप सो रहे हो हद से ज्यादा, तब आपके जहन में वो डर आना चाहिए कि कोई जाग रहा है मुझे JRF की रेस से बाहर करने के लिए। जब आप YouTube पर शॉर्ट्स देख रहे हो, आपको डरना चाहिए कि हजारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं JRF हासिल करने के लिए। जब आप किसी की शादी में, जब आप किसी की पार्टी में, जब आप छोटे छोटे त्योहारों का बहाना लेकर धूम मस्ती कर रहे हो या पढ़ाई से दूर हो, उस वक्त आपको डरना चाहिए कि हिंदुस्तान भर के स्टूडेंट्स आपको हराने के लिए जाग रहे हैं। तो डर को बुरा मत समझिए, डर को अपना दोस्त बनाइए। और फिर वो ऐड को याद कर लीजिए, ड्यू का, डर के आगे बता दीजिए आप कमेंट सेक्शन में क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सौतिया समझ लीजिए, फोनिमिया समझ लीजिए, फिर उर्दू मार्फिमिया। चलिए मुख्तसर कर देता हूँ, अगर इतना ही डर लग रहा है, पहले ही सेशन है, तो फिर मुख्तसर करके बताता हूँ। मार्फिमियात मॉर्फोलॉजी, तश्कीलियात, किस तरीके से अल्फाज बनते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। फिर यहाँ पर देख लेंगे नहवियात और मानियात। नहवियात
और मानियात, इसको भी हम तफसील के साथ आगे चल के देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ यूनिट नंबर 1 में क्या क्या है आपके समझ में आ गया होगा। कुछ किताबों के नाम बता देता हूँ। दक्कन में उर्दू पढ़ लीजिए, पंजाब में उर्दू पढ़ लीजिए। मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की किताब है उर्दू की लिसानी तश्कील, ज़बरदस्त किताब है, उसको पढ़ लीजिए। या फिर प्रोफेसर अब्दुल सत्तार दलवी की किताब है उर्दू में लिसानी तहक़ीक़, उसका मुताला कर लीजिए। एक किताब है डॉक्टर खुर्शीद हमरा सिद्दीकी की उर्दू ज़ुबान का आगाज़, मुख्तलिफ नज़रिए और हक़ाइक़। तो इस तरीके से आप इसमें से जो भी किताब आपको मिल जाएंगी पढ़ लीजिए, और यकीन जानिए हम जो मवाद आपको देंगे वो काफ़ी होगा, क्योंकि हमारी एक यूनिट की पीपीटी ये जितने नाम मैंने यहाँ पर लिख कर लाए हैं इन तमाम किताबों का निचोड़ है। तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। लेकिन और डीप में आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने किताबों के नाम आपको सजेस्ट कर दिए, उसकी मदद से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 2, उर्दू की शेरी असनाफ। अब उर्दू की शेरी असनाफ, इसमें 3 चीज़ें रखी गई है। एक है कसीदा, दूसरे है मसनवी, तीसरे है मरसिया। 3 सिन्फ सुखन का मुताला आपने करना है। एक चीज़ नोट डाउन कर ले। अब यहाँ पर लिखा है कसीदा गो के एतबार से मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा या बागो बहार, मीर अमन दहलवी। अब लिखा है बागो बहार। अब अगर सवाल पूछा जाता है गंज खूबी से तो स्टूडेंट्स बाहर निकल के फ़ोन करते हैं, सर यूजीसी के ऊपर एक्शन लीजिए ना, आउट ऑफ द बॉक्स उसने, आउट ऑफ द सिलेबस उसने सवाल पूछ लिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मीर अमन दहलवी लिखा है। अगर मीर अमन लिखा है, अगर फोर्ट विलियम कॉलेज आपके निसाब का हिस्सा है तो फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाने वाले तमाम मुसन्निफीन आपके निसाब का हिस्सा है। अगर मीर अमन लिखा है तो मीर अमन की जितनी किताबें हैं उस पर सवालात पूछे जाने का इम्कान बनता है। सिर्फ बागो बहार पढ़कर आप JRF हासिल नहीं कर सकते, आपको मीर अमन की ज़िंदगी को भी पढ़ना होगा, गंज खूबी को भी देखना होगा, और ये जो 2 किताबें हैं वो दोनों किताबें कहाँ से मुस्तार है, कहाँ से तर्जमा की गई है, उसका इल्म भी आपको हासिल करना है। इंशाअल्लाह खाइंशा की सिर्फ रानी केतकी की कहानी पढ़कर काम नहीं चलने वाला, दरियाए लताफत पर भी सवाल पूछा जा सकता है। तो यही चीज यहां पर आपको देखना है। कसीदा है, मसनवी है, मरसिया है, तीनों में एक कॉमन चीज है कि पहली लाइन जो है कसीदे का फन, मसनवी का फन, इसी तरह मरसिए का फन। सबसे पहले सिन्फ कहाँ थी, किस जुबान में थी, किस तरीके से उर्दू अदब में आई, किन जुबानों में मुंतकिल होकर आई, अरबी से फारसी में, फारसी से उर्दू में। अरबी में कौन पहला कसीदा गो था, फारसी में कौन था, उर्दू में किस तरीके से सिन्फ सुकन। हाँ, अरबी कसीदे में क्या फ़र्क है, उर्दू कसीदे में क्या फ़र्क है। हम इस तरीके के शॉर्ट्स अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। वक्त अगर मिले तो उन शॉर्ट्स को देख लिया करें, क्योंकि अभी हमने जो शॉर्ट्स बनाए थे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 21 तारीख 2 सितंबर का पेपर दिया है वो इस बात के गवाह है कि 5-7 दिन पहले हमने कसीदे वगैरह पर शॉर्ट्स बनाए थे और सेम टू सेम क्वेश्चन उनसे एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इस तरीके से बाज़ मर्तबा आप जो टाइम किसी और जगह स्पेंड करने वाले थे, अगर अदबी चैनलों पर स्पेंड करते हैं वो भी आपको फ़ायदा पहुंचाता है। उसके बाद फिर दूसरा जुज़्व इर्तिका, 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 तीनों में सेम है। अब कसीदा, अब सिर्फ यहाँ पर ज़ुहैर की बात नहीं होगी, अब यहाँ पर सिर्फ अरब की बात नहीं होगी, अब यहाँ पर सिर्फ अनवरी और खाकानी की बात नहीं होगी, अब यहाँ पर सिर्फ मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की बात नहीं होगी। कसीदा किस तरीके से उर्दू अदब में आया, उसे किस तरीके से उरूज हासिल हुआ, उसने किस तरीके से तरक्की की मंजिलों को अबूर किया, सब के सब आपको पढ़ना होगा। एक जुमला है कसीदे का फ़न और उसका आगाज़ इर्तिका, अपने दामन में बहुत सारे मौज़ूआत को समेटे हुए है। कसीदे का फ़न और इर्तिका, मसनवी का फ़न और इर्तिका, मरसिए का फ़न और इर्तिका। यही सबब है कि हम जो है काफ़ी डीप में इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। इस बैच में भी हो सकता है कि आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा डीप में जा रहा हूँ या मुझे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं इसे दर्जनों स्टूडेंट से अभी आपकी बात करवा सकता हूँ। पिछले बैच में
बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये हल्ला किया था कि सर बहुत डीप में जा रहे हो, थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कीजिए। वो तमाम स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद सॉरी कहा है, और यही उनके ज़ुबान पर जारी था कि सर अगर डीप नहीं पढ़ते तो आज पेपर में बुरे हाल हो जाते, क्योंकि अब वो एग्ज़ाम वैसा नहीं रहा रट्टाफिकेशन वाला। बताइए मीर अमन देलवी की तारीख पैदाइश क्या है? अब बड़े ट्विस्ट फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, कॉर्नर फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, जदवल की शक्ल में क्वेश्चंस आते हैं, एक ऑप्शन में 4 ऑप्शन आते हैं। तो जब तक के फलसफा आपके समझ में नहीं आएगा उस वक्त तक ये पढ़ना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये आप आज पहला दिन है आपकी क्लास का, लेकिन जहन बना लीजिए कि रोज़ाना हफ्ते में 5 दिन आपको टाइम देना है और ज़्यादा टाइम देना है, और 6 महीना भूल जाइए कि आपको बहुत ज़्यादा आराम करना है या सैर व तफरी करना है या बच्चों को बहुत ज़्यादा वक्त देना है। ये 6 महीना ये समझ लीजिए कि कैद बामुशक्कत आपको दी गई है। लोगों को, ज़माने को, दोस्त अहबाब को ये महसूस हो जाने दीजिए कि अताउर रहमान नाम का कोई इंसान ज़िंदा था। अंडरग्राउंड हो जाइए, क्वारंटाइन हो जाइए, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को अदा करके, अपने घरेलू जिम्मेदारियों को अदा करके अपने 24 घंटों को 3 खानों में तकसीम कर दीजिए। 1 घंटा अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, 1 घंटा अपनी स्कूल कॉलेज और अपने बच्चों के लिए, और एक हिस्सा अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जिसमें खाना पीना सोना सारी चीज़ें आ जाती है, फिर एक हिस्सा अपनी जिम्मेदारियों के लिए, काम काज के लिए, हाउसवाइफ है तो घर के काम काज के लिए, बच्चों की निगहदाश्त के लिए, और एक हिस्सा या उससे कुछ कम लाइव क्लासेस के लिए, रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए और मुताला के लिए। इस तरीके से शेड्यूल कीजिए, और जब 6 महीने के बाद आप मंजर आम पर आएंगे तो आप अकेले नहीं आएंगे, आपके हाथ में JRF अवार्ड लेटर होना चाहिए। तो ये जो 6 महीना मुशक्क़त का गुजरा है, वो JRF अवार्ड लेटर आपके हाथ में आने के बाद आप ये यकीनन फील करेंगे कि मैंने जो कुर्बानी दी है वो कुछ भी नहीं। क्योंकि JRF मिलने की जो खुशी है ना, वो नाकाबिले बयान है। आप उसको फील नहीं कर सकते, आप उसे महसूस नहीं कर सकते। जिसे हासिल हुआ है वही जानता है कि फिर कितनी भी कुर्बानी दो वो छोटी मालूम होने लगती है, वो कम मालूम होने लगती है। अभी कुछ बच्चे जो है फ़ोन पर रो रहे हैं कि सर मेरा 2 सवाल इस तरीके से गलत हो गया, 4 सवाल इस तरीके से गलत हो गए। आपके साथ ऐसा ना हो। जो गलतियां, जो खामियां उन अहबाब ने की थी, वो गलतियां, वो खामियां वो आप ना करें। तो जहन आप अभी से बना लीजिए। ये मेरा पहला सेशन है। इन पूरे 6 महीने में मुझे ये शिकायत नहीं मिलना चाहिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी में वक्त नहीं मिल पा रहा है। वक्त किसी के पास नहीं होता है। आज के दौर में हर इंसान मसरूफ है, वक्त निकालना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि आप प्रायोरिटी किसे देते हो। अगर प्रायोरिटी दे रहे हो तो वक्त निकल जाएगा, अगर प्रायोरिटी नहीं देते हो वक्त नहीं मिलेगा। अरे सुबह में माँ का इंतकाल होता है, शाम में बेटा दस्तरखान पर बैठकर 2 निवाला लुकमा खा रहा होता है। ये आज का सिनेरियो हो चुका है, दौर हो चुका है। दोपहर में घर में मैयत होती है, शाम में कारोबार शुरू हो जाता है। आज कोई किसी के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं है। आपको भी जमाने के साथ चलना होगा, बल्कि दौड़ना होगा। अगर रुक जाएंगे जमाना कुचल देगा। और जिस एतबार से UGC और NTA बच्चों के लिए शिकंजा दिन ब दिन कसती जा रही है, ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि 6 महीना देकर आप अपनी ज़िंदगी में कुर्बानियां बर्दाश्त करके इस एग्ज़ाम को निकाल ले जाओ। वरना वो दिन दूर नहीं जब नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्ज़ाम में आने वाली है। अब तक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे भी नहीं आएंगी। इशारे दे दिए गए हैं। सिलेबस तब्दीली की बात की जा रही है। सिलेबस पुराना है, कई मरतबा आपकी नज़रों से गुजरा है, कई मरतबा आप किताबें पढ़ चुके हैं। तो मौका गनीमत जानकर इस मरतबा जी जान से मेहनत कर दो ताकि एग्ज़ाम निकल जाए सिलेबस तब्दील होने से पहले, नेगेटिव मार्किंग आने से पहले। क्योंकि नया सिलेबस आएगा, फिर नए सिरे से मेहनत करनी होगी, फिर नए सिरे से अपने आप को रिबूट करना होगा। इस तरीके से आप चीज़ों को देखिए। आगे हम जो शख्सियात इसमें मौजूद है उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। और यकीन जानिए इस मरतबा के बेस में हमने बहुत कुछ अपडेट किया है।
हम आपके लिए जो नोट्स बना रहे थे, यूँ तो नोट्स बनाने का काम पिछले साल से जारी था। नया एडिशन हम लाना चाहते थे दिसंबर 2024 में, लेकिन नहीं ला पाए थे। अगस्त से हमने अपने काम में तेज़ी लाई थी और वो काम अब बस मुकम्मल होने वाला है। कदम रहो पदम रहो। अगर पहले 1 पेज का खुलासा था, अभी 4 पेज का हो गया है। बागो बहार पहले 1 पेज का खुलासा था, अभी 7 पेज का हो गया है। फिरदौस बरी पहले 1 पेज का खुलासा था, अभी 7 पेज का हो गया है। तो बहुत कुछ हमने चीज़ों को अपडेट करने की कोशिश की है। वो तमाम तर चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखो, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा मेहनत आपको करनी है। मैं मुताला करूँगा आपको पढ़ाने के लिए, कल मैं दूसरा पढ़ूंगा आपको पढ़ाने के लिए। मुझ पर यह बोझ नहीं होगा कि मैंने 2 दिन पहले क्या पढ़ाया तो उसको याद रखो। आप पर यह बोझ रहेगा, आपने आज क्या पढ़ा वो भी आपको याद रखना है, कल आप क्या पढ़ेंगे वो भी आपको याद रखना है, 1 महीने बाद क्या पढ़ेंगे वो भी आपको याद रखना है। इसलिए आपको 2 दिन की छुट्टी दी गई है। फ्राइडे संडे रिवीजन करना है। नोट्स जो आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उसको रिकॉल करना है। जो नोट्स आपके लिए तश्कील दी जा रही वो आपको फराहम की जाएंगी, उसको आपने देखना है। कुछ लेक्चर छूट गए थे, किसी वजह से आप लाइव अटेंड नहीं कर पाए, उन्हें आपको देखना है। यूनिट वाइज मॉक टेस्ट होंगे, उन्हें आपको पढ़ना है। माह रमज़ान में पेपर फर्स्ट की क्लास नहीं हो पाएंगी, मैं अकेला रहूँगा, लेकिन आपको टाइम देना है। फिर लेडीज़ हो, काम की मशगूलियात यकीनन हर किसी को होंगी, लेकिन आपको वक्त देना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 3 उर्दू गज़ल। सेम चीज़, सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो किया गया है। गज़ल का फ़न और इर्तिका। सबसे पहले गज़ल कहाँ से आई, फिर वो रंगे शबाब, रंगे बहार, मनाजिर फितरत की अक्कासी, वो आपको फिर जाना पड़ेगा शहर उक्काज़। जहाँ एक मेला लगा करता था शहर उक्काज़ में, और साल साल भर मेहनत करके कसीदा लिखा जाता था और उस कसीदे को पेश किया जाता था, और जिसका कसीदा सबसे बेहतरीन होता उस कसीदे को खाने काबा की दीवार पर आवेज़ा किया जाता था। वो अल्लाह का घर जिसको देखने पर आंखों से बेशुमार आंसू जारी हो जाते हैं, हम खुद को रोक नहीं पाते हैं। वो अल्लाह का घर जिसकी देखने की तमन्ना हजारों दिलों में अंगड़ाइयाँ ले रही है, उस खाने काबा पर कसीदे को आवेज़ा किया जाता था। आधे घंटे के लिए नहीं, साल भर के लिए। उसे उस साल का सबसे बेहतरीन शायर करार दिया जाता था। फिर वो आपको सब देख दूंगा, तशबीब, गुरेज, मदा, हुस्न मुद्दा। वो फिर वो तशबीब में क्या है, रंगे शबाब, रंगे बहार। अब तशबीब अलग अलग किस्मों की है, कसीदे खुद अलग अलग किस्मों के कसीदे बयान किए गए। उर्दू को गज़ल गो शोरा ने क्या किया, वो जो रंगे शबाब है, रंगे तगज़ुल है, उस रंगे तगज़ुल को बाहर निकाला और उसके लिए एक अलग से सिन्फ बना दी। अब तक आपको पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा, हिरन की पहली चीख वो गज़ल है, औरत की आवाज़ को गज़ल कहा जाता है। लेकिन आपको डीप में जाना होगा। गज़ल वो दर्द, वो रिक्कत, एहसास, वो महसूस कीजिए उस लफ्ज़ को। गज़ल की चीख, कौन सी चीख? गज़ल की वो चीख जब शेर उसको दौड़ा रहा है, वो हाँप रही है, काँप रही है, अपनी जान बचाने के लिए दौड़ती जा रही है, और एक वक्त वो आता है कि वो थक कर सरेंडर हो जाती है और शेर के दांत उसके गले में, उसके हलकों में पेवस्त हो जाते हैं, और वो नरखरे में जब दांत चुभते हैं और उसमें जो दर्द भरी चीख निकलती है ना, उस चीख को कहते हैं गज़ल। तो यूं ही इस सिन्फ का नाम गज़ल तो नहीं रख दिया होगा, ठीक है। वो 10वीं तक 12वीं तक बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उतने मैच्योर भी नहीं होते हैं, उतनी बड़ी उम्रों के भी नहीं होते हैं, और हमारे यहाँ असातिज़ा जो है ना वो शॉर्ट वे बस लेकर चले जाते हैं। यार बच्चों को, लड़कियों को हम गज़ल कैसे पढ़ाएंगे, अदब के दायरे में पढ़ाओ, क्योंकि पहले नहीं पढ़ाया गया था क्या। या गज़ल पे काम, अगर मैं उर्दू अदब को 100% में तकसीम करता हूँ, दायरा बनाता हूँ, तो उर्दू अदब के 100 हिस्से में से 60% सरमाया उर्दू अदब का गज़ल है। उर्दू अदब की पूरी असनाफ, हमद हो, नात हो, मनकबत हो, मुनाजात हो, रुबाई हो, कसीदा हो, मसनवी हो, मरसिया हो, उसके बाद में हाइको हो, तराइले हो, या फिर दास्तान, नावेल, अफसाना, सफ़रनामा, मकतूब निगारी, तनकीद, तहकीक, जो कुछ भी हो, तर्जमा, फसाहत, बलागत, इल्म बयान, इल्म मानी, वो सब के सब किस में आएगा? 40% में आएगा। सब के सब 40% में है, और गज़ल 60% में है।
तो उस फीलिंग को समझना होगा। फिर कि गजल में क्या है, वो दर्द, वो कर्ब जिसे लफ्जों में बयान तो किया गया है, लेकिन जब तक वो हृदय ना हो उसकी कटाश को महसूस नहीं कर सकते। जरा फील कीजिए उस शेर को। तलाक दे तो रहे हो गुरूर और कहर के साथ। इस शेर में जो दर्द है ना, उस दर्द को महसूस कीजिए। तलाक दे तो रहे हो गुरूर और कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। है पॉसिबल है? क्या चीज होंगी जो शेर का जवाब हो सकती है? दुनिया खामोश, उठाए हुए कलम रख दिए गए। तलाक दे तो रहे हो गुरूर और कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। पूरी मर्द दुनिया एक मर्द का ही शेर है ये, लेकिन पूरी मर्द दुनिया खामोश है, क्या जवाब दे? मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक गजल को जब आप पढ़ेंगे तो फिर वो लुत्फ, वो मजा, फिर उसमें आम शोरा को जगह नहीं दी गई है। उसमें कोई गजल का इमाम है, कोई रईसुल मुतगज़्ज़लीन है, कोई इमामुल मुतगज़्ज़लीन है, उनको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। वली, मीर, ये मीर बैठे अपनी छत के ऊपर बैठे चांद को देख रहे। क्या मीर से पहले किसी ने चांद को नहीं देखा? दर्जनों लाखों अफराद ने देखा है, जब से दुनिया बनी तब से चांद है। लेकिन मीर को ही उस चांद में अपने महबूब का चेहरा नजर आता है कि ये तो मेरे माशूक के मुशाबे नजर आता है। वो रंगत, वो गोलाई, वो हुस्न बयान। एक शायर गुजर रहा है गार्डन से, चमन से। क्या चमन में इससे पहले किसी ने फूल को नहीं देखा? हर किसी ने देखा होगा, लेकिन ये शायर का कलेजा है जो बयान करता है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। उसके लबों को तशबीह दी एक फूल से, किस तरीके से? नजाकत से तशबीह दी गई, उसकी रंगत से। ये ख्याल, ये सोच, ये विचार कहाँ से? ये है शायर का दिल। वो पहली तारीख के चांद को देखता है तो कहता है, ए माहे नौ तो किसे झुककर सलाम कर रहा है? ऐसा लग रहा है तो बहादुर शाह जफर को उसके दरबार में उसको आदाब बजा लेने के लिए आया है। ये ख्याल, ये तखय्युल हाली ने यूं ही नहीं कह दिया। मुताले कायनात, तखय्युल, तफुस्से अल्फाज, शिबली ने यूं ही नहीं कह दिया। शेर के लिए क्या जरूरी है? मुहाकात, ये तमाम तर चीजें। असल में गाइड पढ़ पढ़ के स्टूडेंट्स ये हो चुके हैं ना कि रट्टाफिकेशन की तरफ हम बढ़ते जा रहे। वो फलसफा महसूस कीजिए, वो तखय्युल को महसूस कीजिए जो शायर एक चीज को बताने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से एक एक करके आप मुख्तलिफ गजल गो शोरा को पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ और डीप में हम आगे जब जाएंगे, क्योंकि अभी तो मैं 3 पर ही पहुंचा हूँ और मेरे बाद में 2 क्लास आपको और सुननी है ना? ठीक है। नहीं बाबा, वो उनका शेर नहीं असमा, मैं आपको बता दूंगा। फिर उर्दू नज़्म, फिर उर्दू नज़्म का इंशाल्लाह चलो मैं एक लेक्चर अभी जल्द ही आपके सामने लूँगा, जिसमें उर्दू नज़्म किससे कहते हैं, उर्दू नज़्म की तारीफ़, उर्दू नज़्म की अक़साम, फिर आज़ाद नज़्म, मुग़र्रा नज़्म, मुसज्जा नज़्म, मुक़फ़ा नज़्म, तमाम तर चीज़ें को मैं डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फिर उर्दू के अहम नज़्म निगार शोराए किराम है, उनको आपने पढ़ना है और एक एक दो उनकी जो नज़में हैं उनका मुताला भी आपको करना है। हाँ इंशाल्लाह नाज़िया सेमी, तमसीली, तबाज़ात बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। जब बल्कि तमसीली पढ़ेंगे तो उस वक्त मज़ा भी आएगा, क्योंकि जदीदियत की देन है तमसीली। फिर यूनिट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, उर्दू दास्तान और ड्रामा। अब यहाँ सिर्फ लफ्ज़ दास्तान लिखा है, लेकिन दास्तान ये हिंदुस्तान की देन है। दास्तान जैसे नावल इटालियन वर्ड है, अंग्रेज़ी में सबसे पहले नावल लिखा गया, फिर अंग्रेज़ी से उर्दू में नावल आया। उर्दू नावल और अंग्रेज़ी नावल के दरमियान 100 साल का फ़र्क है। उसके बावजूद भी उर्दू अदब में ऐसे दमदार नावल लिखे गए कि अंग्रेज़ी अदब का वो सामना कर सकते हैं 100 साल का फ़र्क होने के बाद भी। लेकिन दास्तान, ड्रामा ये हिंदुस्तान की देन है। कैसे? जब हम यूनिट नंबर 5 को पढ़ेंगे वहाँ पर समझेंगे। और इसमें जो अभी तमसीली की बात आई है, तो सबरस जो है वो मुल्ला वजी की तमसीली दास्तान है। फिर उसमें दिल है, रकीब है, नज़र है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, बड़ा मज़ा आएगा। और किस तरीके से इश्किया बातें, फिर फ़ज़ल अली खां फजली की करबल कथा किसे कहते हैं वो देखेंगे। फिर रौज़तुश शोहदा क्या है वो देखेंगे।
दा मजलिस की उसे कहा गया वो देखेंगे। फिर इसकी जो फसलें हैं उनका मुताला करने की कोशिश करेंगे। फिर इंशाल्लाह खैर रानीखेत की कहानी, दिगर ममालिक की ज़ुबानों को खारिज कर दिया गया, मीर अमन बागबार, रजब अली बेग सुरूर की फसाने अजायब, मीर तकी मीर। फिर ड्रामे का आगाज़ होगा। फिर ड्रामा, पहला ड्रामा निगार कौन है, किस तरीके से ड्रामे का आगाज़ होता है, कौन कौन उसके मशहूर और मारूफ ड्रामा निगार है, इंदर सबा, यहूदी की लड़की, अनारकली, आगरा बाजार, ज़हाक, एक एक करके इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तबाज़ात का मतलब फेमस नहीं, तबाज़ात का मतलब होता है खुद से लिखा हुआ, वो किसी अरबी या फ़ारसी किताब का तर्जमा ना हो, वो किसी और किताब में पेश किया गया ना हो, बल्कि खुद से तख्लीक किया गया हो, वो कहलाता है तबाज़ात। जैसे बागो बहार, बागो बहार दस्तुरुल उशाक से मुस्तार है, या और भी किताब उसके अंदर शामिल है, मैं उस वक्त आपको बताऊंगा, है ना। तो तबाज़ात का मतलब ये होता है। फिर उसके बाद नावल हम देखेंगे, अफसाना देखेंगे, दोनों में सेम पैटर्न को रखा गया है, नावल का फ़न, अफसाने का फ़न, नावल का आगाज़, अफसाने का आगाज़, एक एक करके इन चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे। अहम नावल निगार, कितनी बड़ी फहरिस्त है। अब आपके पास वक्त है, माह रमज़ान में हमारी एक क्लास होंगी, अभी आपके पास तकरीबन 5-6 महीनों का वक्त है। ये जितने नावल आपको नज़र आ रहे हैं, जितने अफसानवी मजमूए आपको नज़र आ रहे हैं, एक एक करके इनको आप पढ़ना शुरू कीजिए, एक एक करके आप इनको इस वक्त अपने मुताला में लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी आपको लगेगा कि अभी तो बहुत वक्त बाकी है, बहुत वक्त बाकी है, अभी तो रिज़ल्ट भी नहीं आया है, एप्लीकेशन फॉर्म भी आएगा, अभी तो एडमिशन लिए है। वक्त रेत की तरह कब हाथ से फिसल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। एक एक टारगेट ले लीजिए। इस हफ्ते में फसाने आज़ाद तौबतुन नसूह को पढ़ना है, अगले हफ्ते में फिरदौस बरी उमराव जान अदा को पढ़ना है, गोदान बड़ा है तो उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, खुलासा पढ़ लीजिए। ये एक एक करके आप चीज़ों को जो है आप यहाँ पर शेड्यूल करने की कोशिश करें। अगर आप कहेंगे तो मैं एक सेशन अभी पूरी क्लास शुरू होने से पहले आप जो चाहते हैं, क्योंकि एक मरतबा रिदम में आ जाएंगे, फिर रिदम हम टूटने नहीं देंगे, है ना। अगर आप कहेंगे तो कल के एक सेशन में यूनिट शुरू करने से पहले टाइम टेबल कैसे बनाए, स्टडी कैसे करना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, उसके ऊपर एक क्लास हम ले लेंगे, या सैटरडे को एक क्लास हम ले लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं तो वो फार्मूला भी हम आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन मेहनत बहरहाल आपको करना होगी। उसके बाद यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 7 मुश्किल है, फिर कह रहा हूँ मुश्किल है, डरने की ज़रूरत नहीं है। हर डर को ख़त्म किया जा सकता है पढ़ाई के ज़रिए से। अगर आपको पानी से डर लगता है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि पानी के किनारे आप जाना बंद कर दे, आबशारों से, नदियों से, झरनों से आप दूर भागे। पानी से डर लगता है, जाइए पानी के करीब जाइए, एक मरतबा डुबकी खाइए, 2 मरतबा पानी आपके हलक में जाएगा, पेट में जाएगा, वो डर निकालने की कोशिश कीजिए, टाइम बिताइए, वहाँ पर रहना सीखिए, डूबने से बचना सीखिए। एक वक्त तो आएगा कि आपको पानी से प्यार हो जाएगा। यूनिट मुश्किल है, सिलेबस मुश्किल है, डरिए मत, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, इतना पढ़ लीजिए कि सिलेबस आपको हलवा मालूम होने लग जाए। हलवा इसलिए कहता हूँ कि हलवे को चबाना नहीं पड़ता है, मुंह में रख के घुल जाता है, लेकिन हलवा बनाने के लिए हलवाई की कितनी मेहनत होती है उसको नज़र में रखिए। ये भी आपके लिए हलवा बन सकता है, लेकिन पहले हलवाई की तरह पसीना बहाना होगा, तब कहीं जाकर ये हलवा बन सकता है। इस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तनकीद क्या है, तनकीद हम पढ़ाते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, वो मुख्तसरन मतलब इशारे किनारे में, रिवायतों की ज़रिए से, ताकि आपको समझ में आ जाए लफ्ज़ तनकीद क्या है, फिर तज़किरा क्या है। फिर तनकीद में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अरबी शेरियात है, फ़ारसी शेरियात है, संस्कृत शेरियात है, फिर मगरबी तसव्वुर तनकीद है, फिर दबिस्तान तनकीद है, उसमें तासुराती तनकीद, मारकसी तनकीद, जमालियाती तनकीद, नफ्सियाती तनकीद, साइंटिफिक तनकीद, मतनी, हय्यती, उसलूबियाती तनकीद, फिर उर्दू के अहम नाकिदीन, फिर तहकीक। क्योंकि आगे चल के आपको क्या करना है, JRF मिलने के बाद क्या करना है, तहकीक ही तो करना है। तो इतना अच्छा पढ़ लो कि तहकीक करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। उसके बाद बाब नंबर 8, गैर अफसानवी नस्ल। लफ्ज़ गैर वो खुद इस बात की जानिब इशारा है कि अफसानवी अदब का हिस्सा नहीं है, नावल, ड्रामा, दास्तान नहीं है, ये मबनी बर हकीकत है। तो क्या क्या हकीकत है, सवाने निगारी, खुद नविश सवाने निगारी, मकतूब निगारी, मकतूब निगारी के साथ में मजमून निगारी, इंशाइया निगारी, ये यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है। उसके बाद में उसी यूनिट में खाका निगारी, सफ़रनामा,
इस तरीके से आपकी यूनिट नंबर 8 मुकम्मल होंगी। यूनिट नंबर 9, पता नहीं क्या वजह है लेकिन मुझे ये यूनिट बहुत अहम लगती है और हर बैच में मैं कहता हूं यूनिट नंबर 9 बहुत ज्यादा अहम है, इसको घोल कर पी जाओ। क्यों? क्योंकि दबिस्तान दिल्ली का उजड़ना, बसना, वहां के उदबा का, वहां के शोरा का सफर करना, मुंतकिल हो जाना, हिजरत कर जाना, ये सिर्फ इस बात का एक छोटा सा जुज़्व नहीं है। यह आपको गजल में भी देखने को मिलेगा, या आपको यूनिट नंबर 10 में भी देखने को मिलेगा कि जब आप दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली में आपको शेर आशोब, ये सिंफ सुखन देखने को मिलती है, लेकिन जैसे ही आप दबिस्तान लखनऊ में चले जाएंगे वहां पर आपको रेख्ती देखने को मिलती है। ये पार्ट बाब नंबर 9 का, उसका इंपैक्ट यूनिट नंबर 10 में देखने को मिल रहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 5 में दास्तान, फोर्ट विलियम कॉलेज है यूनिट नंबर 9 में। यहां इतनी तफसील से पढ़ लो कि 5 आसान हो जाए। दिल्ली कॉलेज, दारुत तर्जमा उस्मानिया, उर्दू में इस्लाही जुबान की तहरीक, उर्दू में इहाम गोई, ये सारे असरात कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि अफसाना लिखा जा रहा है, दास्तान लिखी जा रही है, नावल लिखा जा रहा है, कोई भी सिंफ अदब है वो इन्हीं के जेर साया तो है। अगर हाल ही लिख रहे हैं तो अलीगढ़ तहरीक के जेर साया, अगर सज्जाद ज़हीर लिख रहे हैं तो तरक्की पसंद तहरीक के जेर साया। तो ये जितनी भी अदबी तहरीकात है, ये सिर्फ तहरीकी एतबार से आपको पढ़ना नहीं है, बल्कि इसके असरात ज़मानी एतबार से किस तरीके से अदब पर मुरतब हो रहे हैं उनका इहाता भी आपको करना है। इस तरीके से आप ये पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 10, उर्दू की दिगर, लफ्ज़ दिगर इस बात की वजाहत कर रहा है कि यूनिट नंबर 1 से लेकर 9 तक में उर्दू अदब के जिन असनाफ का तज़किरा हो चुका है उनके अलावा जो शेरी और नसरी असनाफ बच जाती है वो सब के सब उठा के रख दी गई, या अक्सर बेशतर उठा के रख दी गई है यूनिट नंबर 10 में। उसमें क्या है? रुबाई, कता, शेर आशोब, रेख्ती, बासौक, तज़मीन, मुस्तजाद, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मत, मुसम्मन, गीत, चार बैत, हायको, तराइले, सलासी। फिर उसके बाद में नसरी में तबसरा, रिपोर्टाज और पैरोडी, फिर तर्जमा, ज़राए इब्लाग, फ़न और रिवायत, रेडियो फीचर। इंशाल्लाह ताला इसी यूनिट से हम शुरुआत करेंगे आसान से मुश्किल की तरफ। ये टीचिंग का एक मेथड भी होता है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट भी देख लेता हूँ, और अगर बहुत पहले आपने कोई ख़ास कमेंट की हो तो दोबारा से कर दीजिए क्योंकि वो बहुत ऊपर जा चुकी होंगी। हाँ, इतने सारे नावल और अफसाना कहाँ से पढ़े? इसके लिए नूरी एकेडमी एप्लीकेशन, नूरी एकेडमी वेबसाइट, अगर आप इस पर विज़िट करेंगे तो यहाँ पर ई बुक सेक्शन के नाम से हमने मुकम्मल एक कोर्स बनाया है, और लाइफ टाइम के लिए महज 150 रुपये में आपको वो कोर्स दिया जाता है। अगर आप इजीली मोबाइल में पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो आप ये कोर्स में एनरोलमेंट ले लीजिएगा। यहाँ पर जाइए, ई बुक सेक्शन, ई बुक पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं उर्दू ई बुक्स फॉर यूजीसी नेट, है ना, व्यू कंटेंट। सिर्फ 150 रुपये में लाइफ टाइम के लिए ये पूरा कोर्स, यानी अगर ये देखिए, तारीख़ ज़ुबान उर्दू पर 7 किताबें, यूनिट नंबर 2 उर्दू के शेरी असनाफ पर 12 किताबें, 3 पर 2 है, 4 पर 2 है, 5th पर 15 किताबें, 6 पर 31, 7 पर 1, 8 पर 10, 9 पर 4, 10 पर 6, है ना, फिर रिव्यू वीडियोस वगैरह कुछ है ना। ये वो किताबें हैं जिनको आप ख़रीदने के लिए हार्ड कॉपी में जाएंगे तो आपको कई हज़ार रुपये लग जाएंगे। या तो लाइब्रेरी में आप अपना एहतमाम कर लीजिए, या ये नहीं कर सकते तो आप रेख्ता पे चले जाएं, रेख्ता से आपको मिल जाएंगी। गूगल पर सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपको एक जगह पर सारा मटेरियल चाहते हैं, इसको आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लीजिए, बाद में जब वक्त मिले तब आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप हार्ड कॉपी आप किसी पब्लिशर से रब्ता कर लीजिए, क्योंकि एक जगह पर इतनी सारी किताबें नहीं मिलेंगी। कुछ किताबें आपको लखनऊ से लेना होंगी, कुछ किताबें आपको दिल्ली से लेना होंगी, कुछ किताबें हैदराबाद से लेना होंगी, या किसी एक पब्लिशर से आप रब्ता कर लीजिए। उन्हें कहिए कि हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, लेकिन आप जितनी किताबें मुझे फराहम कर सकते हैं, लिस्ट यहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ से लिस्ट को निकाल लीजिए और एक एक करके किताब को हासिल कर लीजिए। ये उसका बेहतरीन तरीका होगा।
हाँ, क्लास अगर छूट जाए तो बाद में देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबा रहमान, जज़ाकल्लाह। हाँ, बेस्ट वे यही है कि एक कोर्स आप ले लीजिए। वैसे हमारी जो नोट्स होंगी वो मोर देन सफिशिएंट होंगी इस इम्तिहान को निकालने के लिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे स्टूडेंट्स का दावा है। आप उनके इंटरव्यूज़ देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। उन्होंने साफ साफ कहा कि सर आपकी जो किताब है आता है उर्दू, वो काफ़ी है इस इम्तिहान को निकालने के लिए, आप वो भी पढ़ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि सर क्या आपका कोर्स काफ़ी है यूजीसी नेट इम्तिहान के लिए? अब यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा जवाब रहेगा हाँ भी ना भी। क्यों हाँ भी क्यों ना भी? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 1 साल से हमारे साथ पढ़ रहे हैं। अब वो पढ़ रहे हैं तो उनकी स्टडी जाहिर सी बात है नए स्टूडेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा है। उनका सिलेबस कई मरतबा हो चुका है, उन्होंने मॉक टेस्ट दे दिया, उन्होंने लेक्चर सीरीज अटेंड कर ली है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो नेट पास कर चुके हैं, जेआरएफ के लिए क्लास कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो पीएचडी मुकम्मल कर चुके हैं, अब वो सर्विस के लिए नेट करना चाहते, वो क्लास कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इस वक्त बीए के फाइनल सेम में, अभी एमए भी नहीं किया उन्होंने, बीए के फाइनल सेम में है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो एमए के फर्स्ट सेम में है। तो जाहिर सी बात है एक कैंडिडेट जिसने नेट कर लिया है, एक कैंडिडेट जो एमए के फर्स्ट सेम में है, दोनों के इल्म में फ़र्क तो होगा। एक के पास मुताला वसी है, एक ने नया नया मुताला करना शुरू किया है। तो डिपेंड ये करता है कि अगर आपका बेसिक मजबूत है तो हमारा कोर्स मोर देन सफिशिएंट रहेगा, और आप बिल्कुल कोरे है तो हम आपको गाइड करेंगे। उतनी मेहनत आपको करना रहेगी, इंशाल्लाह ताला आप एमए में रहते हुए भी इस इम्तिहान को कामयाब कर सकते हैं। ठीक है, अता उर्दू पर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा। अभी जो है तो वक्त ज़्यादा हो रहा है, पेपर फर्स्ट के भी क्लासेस अभी हम लोग को अरेंज करने, पहला दिन है, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच वगैरह आ सकता है, तो हम आगे चल के देखेंगे। अता उर्दू पर मैं स्पेशली आपसे 10-15 मिनट बात करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।